तो दोस्तों नमस्कार है आपका एक बार फिर से द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी अधिनियम ने जो हमारा संविधान निर्माण है उस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद भी थे संविधान सभा में, के.एम. मुंशी भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठित करने का अधिकार क्या था? जो भारत की संविधान सभा है उसको गठित करने का जो आधार था वो क्या था? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है हाकिम सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय और ऑप्शन डी जीबी मावलंकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीबी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सर्वियन राव और डी श्री के.एन. मुंशी। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे ऑप्शन नंबर सी सर बी.एन. राव। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सर बी.एन. राव। और जी राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी कह रहे हैं 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और डी कह रहे हैं 31 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है कि मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी देवी लाल। तो दोस्तों जो
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो ये कह रहा है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्वाचक मंडल, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जो चुनाव किया गया था ये किसके द्वारा? ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कब ये किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इनमें से कौन सी महिला है जो किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए कह रहा है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कह रहा है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पहली महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संविधान कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी ऐसे डांगे। तो दोस्तों जो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव था वो रखा था जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? हृदय और आत्मा बी.आर. अम्बेडकर जी ने किसे कहा था? ऑप्शन ए कह रहा है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ये आर्टिकल कौन से में है? 32 में है, अनुच्छेद 32 में। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा ने वर्ष 1946 में कामकाज कराना प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो आयोजित हुई थी दोस्तों कब? ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि लगभग जुलाई 1946 में जो संविधान सभा थी उसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।
ये जुलाई के आसपास, ठीक है, जुलाई 1946 में। और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी कह रहे हैं JB कृपलानी। तो प्रारूपण जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि स्थानीय सरकार के में, ऑप्शन बी कह रहे हैं केंद्रीय सरकार के में, ऑप्शन सी कह रहे हैं प्रांतीय सरकार के में, ऑप्शन डी कह रहे हैं पंचायत के में। तो दोस्तों जो एकात्मक सरकार होती है, एकात्मक, उसमें जो समस्त ताकत होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भाग 6, ऑप्शन बी कह रहे हैं भाग 7, ऑप्शन सी कह रहे हैं भाग 8, ऑप्शन डी कह रहे हैं भाग 9। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान में है जो उसने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? उसने कहा राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारत के बारे में भारतीय संविधान ने क्या कहा है? भारतीय संविधान ने कहा कि भारत एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है मुख्य रूप से? इसका क्या है रीजन? इसका रीजन है कि इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या राज्य अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। इसलिए भारत क्या है? एक गणराज्य है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आयरलैंड से, ऑप्शन बी कह रहे हैं USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, सेक्युलर जो शब्द है, निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी कह रहे हैं 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी कह रहे हैं 44वां संविधान। तो दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द है वो जोड़ा गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी, स्थिति की समानता। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख या जिक्र नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन ए
संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। तो दोस्तों भारत में जो राजनीतिक शक्ति है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर डी हम लोग अर्थात पब्लिक के हाथ में। भारत में जो जनता है वही सर्वे सर्वा है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान है भारत के लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं संविधान में वो कह रहा है कि वो कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड और डी कनाडा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो हमें कहाँ के संविधान से लिए हैं हमने? ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो संघीय व्यवस्था की योजना दोस्तों किस देश से ली थी हमने? इसका राइट आंसर है सी कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 9, ऑप्शन बी कह रहा है 10, ऑप्शन सी कह रहा है 11, ऑप्शन डी कह रहा है 12। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12। और मूल रूप में कितनी थी? मूल संविधान में थी हमारी, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी दोस्तों 8। ठीक, वर्तमान में है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ये कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 18, बी 22, सी 16 और डी 12। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं कितनी हैं? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मतलब ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे, मतलब जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे? ऑप्शन ए कह रहा है कि 395, बी 396, सी 398 और डी 399। दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें थे कितने? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग जो कि अभी भी हैं। ठीक है, और अनुसूचियां थी वो 8 थी लेकिन वर्तमान में है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या, ये कह रहा है कि विषयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल रूप में तो थी 97 विषयों की संख्या, ये स्टार्टिंग में थी लेकिन अभी वर्तमान में है 100। तो राइट आंसर होगा इसका क्या? डी। कितनी है विषयों की संख्या संघ सूची में? ठीक, और अच्छा सूची कितनी होती हैं? 3 होती हैं, एक संघ सूची, दूसरी होती है अपनी समवर्ती सूची और तीसरी होती है एक राज्य सूची। ठीक, एक और होती है अपशिष्ट सूची। तो संघ सूची में केंद्र से संबंधित मामले रहते हैं हमारे, जैसे सेना हुआ, रेलवे हुई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हुए, ठीक है, अंतरिक्ष हुआ, वो होते हैं। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची में राज्य की जैसे पुलिस वगैरह हुई, जेल हुई, उससे संबंधित विषय रहते हैं। और समवर्ती सूची में दोनों राज्य और संघ से संबंधित रहते हैं, जैसे हमारी शिक्षा हुई या वन हुए, ये सब किससे होते हैं? किस में होते हैं? ये समवर्ती सूची में। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ली गई है आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली है हमने, वो ली है इंग्लैंड से। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, इंग्लैंड से। ठीक, भारत में एकल नागरिकता ही रहती है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे, सॉरी, एकल नागरिकता मतलब कि आप सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे, इसमें अलग राज्यों के हिसाब से नागरिकता नहीं दी जाती है, तो केवल एकल नागरिकता ही अपनाई गई है। ऑप्शन, अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है। ये कह रहा है कि राज्यमंडल, राज्य संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान वो कहता है क्या, कि भारत राज्यों का संघ होगा। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। जो समवर्ती सूची है वो कह रहा है कि किसके संविधान से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी कनाडा से, सी जर्मनी से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। ऑप्शन ए संसद के हाथों में, ऑप्शन बी संविधान के हाथों में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के हाथों में, ऑप्शन डी जनता के हाथों में। तो दोस्तों जो परम शक्ति है वो किसके हाथों में होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर डी जनता के हाथों में, प्रस्तावना के अनुसार। चलिए 37वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये था ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 32वां है उसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, ये कह रहे हैं सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन डी सभी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी हो गया राइट आंसर, कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहेंगे। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, ऐसा राज्य जिसमें धर्मों के बीच में कोई भेदभाव ना किया जाता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रस्तावना में, ऑप्शन बी कह रहे हैं भाग 3 में, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि भाग 4 में, ऑप्शन डी कह रहे हैं भाग 1 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि जो लोकतंत्र के आदर्श हैं वो हमें कहाँ मिल जाते हैं। ऑप्शन ए संविधान के प्रस्तावना में ही मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटेन की, ऑप्शन बी कह रहा है USA की, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस की, ऑप्शन डी कह रहा है स्विट्जरलैंड की। ठीक, तो दोस्तों जो विधि की संकल्पना है वो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान की एक विशेष प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक नहीं है। यहाँ कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों
हमारा ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको कानूनी अधिकार है संपत्ति रखने का, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो जो नौकरियों में आरक्षण है उसके लिए संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है अधिकार? तो ये देता है आर्टिकल नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक समता का आशय है। 44वां प्रश्न है कि नागरिक समता का आशय है, इसका मतलब है ये कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, ऑप्शन डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो जो नागरिक समता का आशय है वो है कि कानून के समक्ष सभी को समानता, यानी सभी के लिए समान कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? चलिए ऑप्शन ए कह रहे हैं जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा या जाति। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, जन्म स्थान, लिंग या धर्म, इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसमें किसकी बात नहीं करी गई है? ऑप्शन सी भाषा की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या करता है हमारे लिए? 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को और 9 स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों जो आर्टिकल 19 है वो हमारे लिए कितनी स्वतंत्रताएं देता है? 6 स्वतंत्रताएं देता है। ठीक है, 6 कौन कौन सी देता है? नंबर 1 अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की, इसमें हो गया बोलने की हो गई, मौन धारण करने की हो गई, इसी के प्रेस मीडिया वगैरह इसी के अंतर्गत आती है। और जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है सभा करने की। ठीक है, सभा करने की। और जो तीसरी है वो है संगठन बनाने की, संगठन बनाने की। और जो चौथी स्वतंत्रता है चारों ओर भ्रमण करने की, कि हम देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। और जो 5वीं स्वतंत्रता है बसने की, बस सकते हैं कहीं भी जाके। और 6वीं है व्यवसाय करने की, कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में हम व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली हो गई कौन सी? पहले हम बोलेंगे, अगर बोलना आ गया तो हम फिर सभा करने लगेंगे, अगर सभा करेंगे तो हमारा एक संगठन बन जाएगा, संगठन बनेगा तो फिर हम भ्रमण करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर भ्रमण कर रहे तो फिर हमें कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग कहीं बस भी सकते हैं। और अगर बस गए कहीं पे तो हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी व्यवसाय की ज़रूरत होगी, तो हम लोग कहीं भी जाके व्यवसाय भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी जो आर्टिकल 19 है उसमें ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। आर्टिकल 14 में
क्या गारंटी देता है? तो हमारा संविधान आर्टिकल 14 में हमें गारंटी देता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कानूनों की समान सुरक्षा, कानून के सामने समानता। ऑप्शन सी आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की। ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कानून के सामने समानता होगी और कानून सभी को समान सुरक्षा भी देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां प्रश्न है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी कह रहा है कानूनी अधिकार है और ऑप्शन डी कह रहा है कि नैसर्गिक अधिकार है। तो दोस्तों जो संसद के चुनाव में जो मत देने का अधिकार है वो हमारा क्या है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य दोस्तों शामिल हैं ये हमारे कौन से में? ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 50 का। ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 का। ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 51 का में कितने हैं हमारे मूल कर्तव्य? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, काय की व्यवस्था है? ये कह रहे हैं ऑप्शन ए सामाजिक समता की। ऑप्शन बी आर्थिक समता की। ऑप्शन सी राजनीतिक समता की। ऑप्शन डी धार्मिक समता की। तो दोस्तों जो आर्टिकल 17 और 18 में है वो हमारे लिए काय की व्यवस्था है? इसमें है सामाजिक समानता की व्यवस्था। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18वां है जो उसमें है 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है और जो डी है हमारा उसमें है उपाधियों का अंत। 18वें में क्या है? उपाधियों का अंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो जस्ट पहले हमने अभी हाल पढ़ ही लिया कौन सा आर्टिकल 17। ये काय का? अस्पृश्यता का निषेध करता है, उन्मूलन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में कौन सक्षम है? ये कह रहा है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष राज्यसभा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे भंग नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और जो इनके राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या कि कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता है, ये एक स्थायी निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो जो कौन से आर्टिकल के तहत किसी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको भंग किया जा सकता है? तो आर्टिकल कौन सा? 356। कौन सा है ये? राष्ट्रपति शासन। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? अगर कोई युद्ध होने लगा हो या किसी बाहरी शक्ति ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो कौन सा? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आर्टिकल 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 352 लागू हो यानी आपातकाल लगा हो तो इनमें से कौन से जो संवैधानिक उपबंध हैं यानी कौन से जो हैं इनमें से उपबंध जो निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों जब 352 में आपातकाल लगा हो तो हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से जो अनुच्छेद हैं वो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल 32 और 226, ऑप्शन बी कह रहा है कि 350 और 351, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 352, 356 और 360, ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 335, 36 और 37। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 352, 356 और 360। ठीक है, 352 में क्या है हमारा राष्ट्रीय आपात, 352 में, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 है उसमें है वित्तीय आपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां मिली हैं, तो ये कह रहे हैं इनमें से वो कौन सी शक्ति है क्षमादान शक्ति जिसमें दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर देते हैं जी। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि लघुकरण, ऑप्शन बी कह रहा है परिहार, ऑप्शन सी स्थगितीकरण और ऑप्शन डी प्रविलंबन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिहार। ठीक है, इसमें परिहार में क्या करते हैं, इसमें जो सज़ा होती है उसकी अवधि को कम कर देते हैं। जैसे अगर 2 वर्ष की सज़ा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 वर्ष कर सकता है। ठीक है, और जो लघुकरण है उसमें उस दंड के स्वरूप को बदल देता है वो। ठीक है, मान लो जैसे अगर मृत्यु दंड दे दिया तो उसकी जगह पे इसको वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, और जो प्रविलंबन होता है इसमें अस्थायी समय के लिए किसी की सज़ा को रोक सकते हैं, अस्थायी के लिए, परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्तियाँ मिली हुई हैं वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत मिली हुई हैं। ठीक है, और इनको जो राष्ट्रपति है वो स्वतंत्र होकर इन शक्तियों का, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो ऐसे में भारत का मुख्य न्यायाधीश उनका काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो किसके पास हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश राजा रानी के पास, ऑप्शन बी यूएसए के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम, ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रपति के। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार हैं वो किसके समान हैं, वो हैं ब्रिटिश राजा रानी के पास जो अधिकार हैं उन्हीं के समान हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी पूर्ण। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत